ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आरएस एकेडमी AKTU। मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार है। जैसा कि हमने इंजीनियरिंग फिजिक्स में अब तक 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। हम लेक्चर नंबर 1.0 था, जिसमें हमने सिलेबस का ओवरव्यू मैंने आपको समझाया था। उसके बाद लेक्चर 1.1 में मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन दिया था क्लासिकल मैकेनिक्स की जो कमियां थी उसमें, उनके बारे में आपको बताया था। अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं लेक्चर 1.2, जिसमें हम आपको डिस्कस करेंगे प्लांक्स रेडिएशन लॉ के बारे में, बेसिक जंक्शंस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। एक्चुअली में प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला क्या है? प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में इस फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया और एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया प्लांक ने। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो है, एक्चुअली में मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पहले बताया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का मतलब है कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिस पर जितने भी रेडिएशन इंसिडेंट होता है वो उसको 100% एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर जब उसको हिटअप किया जाए तो वो रेडिएशंस को ऑल पॉसिबल वेवलेंथ जो है रेडिएशंस की उसको एमिट भी करती है। तो कहने का मतलब साफ है कि ब्लैक बॉडी जो है उसमें एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है डिफरेंट वेवलेंथ्स के बीच में, वो डिस्कस किया प्लांक ने। एक्चुअली में 1900 से पहले वो कई साइंटिस्टों ने डिस्कस किया था, लेकिन उन्होंने जो डिस्कस किया था वो रेडिएशन की वेव नेचर को कंसीडर करके किया था। यानी कि उन्होंने माना था रेडिएशन हैज वेव नेचर, जो सन 1900 से पहले साइंटिस्टों ने किया था, जिनमें से वीन्स थे, रिले जीन्स थे और कई लोग थे। लेकिन जैसे रेडिएशन की वेव नेचर को उन्होंने कंसीडर किया और अपनी थ्योरी दी, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं की उनकी थ्योरी, तो इसीलिए उससे हमारे पास जो रिजल्ट है वो मैच नहीं किए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से थ्योरेटिकल रिजल्ट्स, इसलिए उनकी थ्योरी को नकार दिया गया। उनकी थ्योरी को हमने कहा कि ये थ्योरी ठीक नहीं है। सन 1900 में प्लांक आए और प्लांक ने रेडिएशंस के बारे में कहा। प्लांक साहब ने रेडिएशन के बारे में बताया कहा कि रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर। रेडिएशन की वेव नेचर के बिहाफ पर कई सारे फिजिकल फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। लेकिन कुछ फिजिकल फिनोमिना ऐसे थे जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो रेडिएशन की पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया सन 1900 में मैक्स प्लांक ने। आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। इन 19 प्लांक डेवलप्ड ए थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन दैट लीड्स टू एन इक्वेशन for the energy density of radiation. First point, the equation is in complete agreement with the experimental observations. ये जो है ये complete agreement करती है ये थ्योरी किससे? Experimental observations से। प्लांक की जो थ्योरी है, he assumed that, उसने माना क्या? प्लांक की थ्योरी में वो प्लांक मानता क्या चीज है? तो प्लांक ने ये माना, he assumed that the atoms of the wall of black body behaves as an oscillator and each has a characteristic frequency of oscillation. प्लांक ने यह माना कि जो ब्लैक बॉडी है उसकी जो दीवारें हैं, उन दीवारों के जो एटम है, डिफरेंट एटम्स, प्लांक ने यह माना कि ब्लैक बॉडी की जो दीवार है उन दीवारों के जो एटम्स हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी रखते हैं ओसिलेशंस की, और वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ये प्लांक ने माना। बेसिक एजम्पशंस प्लांक की थ्योरी के केवल 2 थे। ये कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछेगा कि व्हाट इज द बेसिक एजम्पशंस ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी। बहुत बार आता है KTU में। तो हमारे पास एक एजम्पशन ये है और दूसरा एजम्पशन ये वाला है। तो कहता है द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, वो जो एनर्जी है यानी कि वो जो ऑसिलेटर हैं, the energy of the oscillator can have only discrete values,
उन ऑसिलेटरों की, यानी कि हमने उस ब्लैक बॉडी की दीवारों को के जो एटम है उनको ऑसिलेटर की तरह ट्रीट किया है, और उन ऑसिलेटरों की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, और उसकी वैल्यू है En इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, जिसको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। एन को क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन एंड एच इज प्लांक्स कांस्टेंट। सेकंड, इसका मतलब साफ है, दिस सेज दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब है वो जो ऑसिलेशंस कर रहे हैं एटम्स, दीवारों के जो एटम्स, उस ब्लैक बॉडी की दीवारों के जो एटम्स हैं, वो जो ऑसिलेशंस कर रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है साहब, वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, कंटिन्यूअस नहीं है। प्लांक ने सबसे पहले ये सुझाया। ईच डिस्क्रीट लेवल्स कोरस्पोंडिंग टू ए डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स, और हर एक लेवल, एनर्जी लेवल्स की डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट्स होगी साहब हर एक एटम की। दूसरा पॉइंट, द ऑसिलेटर्स एमिट और एब्जॉर्ब, द ऑसिलेटर एमिट्स और एब्जॉर्ब energy in the form of packet of energy h nu, not continuously when making a transition from one quantum state to another. The entire energy difference between the initial and final state in the transition is emitted or absorbed as a quantum of radiation. यानी कि ऑसिलेटर्स जो हैं, यानी कि प्लांक्स, क्योंकि हमने माना कि जो दीवारों के एटम हैं वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और जो ऑसिलेटर्स हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जंप करते हैं, या दूसरी स्टेट से पहले वाली स्टेट में जब जंप करते हैं, तो उनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी डिस्क्रीट है साहब। इसको हम कह सकते हैं E2 इज, जैसे हम कहते हैं E2 इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से E2 इज इक्वल टू 2, या E2 इज इक्वल टू, हम इसको कह देंगे E2 इज इक्वल टू N2H न्यू, और E1 इज इक्वल टू N1H न्यू। तो मैं यदि कहूं E2 माइनस E1 तो आ जाएगा N2 माइनस N1 इंटू H न्यू, और N2 माइनस N1 को मैं कह दूं, इसको मैं कह दूं डेल्टा N, तो मैंने कह दिया डेल्टा N H न्यू, ये आ गया मेरे पास। दिस इज सेकेंड एजम्पशन। तो प्लांक के दो एजम्पशन है, पहला ये कि एटम जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी रखता है, दूसरा जब भी एटम ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम वन क्वांटम स्टेट टू अनदर क्वांटम स्टेट तो एनर्जी डिफरेंस डिस्क्रीट होगा साहब। दूसरा, नाउ प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। टू ड्राइव द प्लांक्स लॉ वी शैल फर्स्ट कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी ऑफ द oscillator. The Planck oscillator of frequency nu, the Planck's oscillator of frequency nu, if n is the total number of oscillators and E is their total energy, then the average energy, किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे? कहता है कि प्लांक्स रेडिएशन लॉ को जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम मानते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज एनर्जी किसकी? वो जो ऑसिलेटर्स हमने माने हुए हैं, यानी कि जो प्लांक्स के जो हमने ऑसिलेटर्स माने हुए हैं, उन दीवारों के जो एटम्स हैं वो हमने ऑसिलेटर ट्रीट किया है उनको, तो उनके हम एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। द प्लांक ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू है। उसके बाद कहता है इफ n, capital N be the total number of oscillators and capital E is their total number of energy, then the average energy of the oscillator is given by, तो एवरेज एनर्जी को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, E average is equal to E upon N, where N is, this is NT, total number of oscillators, and it is total energy, इसको मैं कहता हूं टोटल एनर्जी। NT टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअली में हम किसी भी चीज का एवरेज लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास 10 स्टूडेंट है क्लास में और 10 स्टूडेंट जो हैं उनके मार्क्स डिफरेंट मार्क्स हैं उनके, तो मैं उनका एवरेज फाइंड आउट करना चाहता हूं, लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उन जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स ऐड कर दूंगा और फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज एनर्जी, तो मैं क्या करूं, मैं टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर लूं और फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स से उसे डिवाइड कर दूं, दिस इज द एवरेज एनर्जी। मैं एवरेज एनर्जी को उस तरीके से फिर
फाइंड आउट कर लूंगा। चलिए, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन द नंबर ऑफ एटम्स हैविंग एनर्जी NH²। ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। कहता है कि बोल्ट्जमैन साहब थे एक साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन के अनुसार यदि किसी एटम की एनर्जी NH² है तो उन एटमों की संख्या कितनी होगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन द नंबर ऑफ एटम्स हैविंग एनर्जी NH², n इज इक्वल टू होगी N0 e raised to the power minus NH² upon KT। This is equation number first and this is equation number second। This is the number of oscillators which have energy NH², यानी कि वो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जिनकी एनर्जी NH² है वो इतने हैं साहब। वेयर N0 इज द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स प्रेजेंट होंगे। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब मैं मानता हूं, लेट अस कंसीडर, मैंने माना, अब तक मैंने मान चुका हूं, देखिए प्लीज, मैंने माना है अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैविंग एनर्जी इतनी। अब मैं इस फॉर्मूले से टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जब भी मैं टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कहूं तो आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स सोचिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं कह दूंगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स वो होंगे मेरे पास NT इज इक्वल टू N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 डो। कैसे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, ऐसे एटम्स जिनकी एनर्जी जीरो है, ऐसे एटमों की संख्या, ऐसे एटमों की संख्या जिनकी एनर्जी H² है, ऐसे एटमों की संख्या जिनकी एनर्जी 2H² है। क्योंकि मेरे पास था n इक्वल टू था मेरे पास फॉर्मूला N0 e raised to power minus NH² अपॉन KT फॉर्मूला था मेरे पास। तो ऐसे एटम्स जिनकी एनर्जी जीरो होगी उनकी संख्या, ऐसे एटम्स जिनकी एनर्जी H² होगी, उसको मैं कह दिया N1। तो मैं इससे फाइंड आउट कर लूंगा इस फॉर्मूले से, दिस इज इक्वल टू N0। यदि मैं इसको कह दूं, यहां NT लगा दूं मैं, तो NT नहीं लगाऊंगा यहां एक्चुअल में लगाऊंगा मैं नंबर ऑफ एटम्स, इसको मैं कहूंगा NN। ऐसे एटम्स जिनकी एनर्जी NH² है। तो यदि मैं यहां से फाइंड आउट करूं तो मेरे पास आएगा N0 इज इक्वल टू N0 e की पावर माइनस, यहां जाएगा n की जगह 0, ये आ जाएगा मेरे पास n की जगह 0 आ जाएगा, इंटू माइनस H² अपॉन KT। यदि मैं यहीं से इस फॉर्मूले से N1 कैलकुलेट करूं तो वो आ जाएगा N0 e की पावर माइनस 1 इंटू H² अपॉन KT। N2 इज इक्वल टू N0 e की पावर माइनस 2H² अपॉन KT। अप टू सो इस तरीके से ये मेरे पास यहां फाइंड आउट हो जाएगा मुझे। ये है, तो मैं इस फॉर्मूले से यहां पर N0 फाइंड आउट करना चाहता हूं।
n0 में ये रहा मेरे पास, ये रहा n0, तो n0 हो जाएगा मेरे पास n0 e की पावर माइनस 0 1 होता है, इसलिए उसको मैं 1 कंसिडर कर लूंगा, प्लस n1 ये रहा n0 e की पावर माइनस h न्यू अपॉन kt, n0 e की पावर माइनस h न्यू अपॉन kt प्लस n2 इज n0 e की पावर माइनस 2h न्यू अपॉन kt प्लस n0 e की पावर माइनस 3h न्यू अपॉन kt प्लस डॉट। हम इस तरीके से एक सीरीज बन जाएगी हमारे पास। तो मैं इसको कह सकता हूं दिस इज एनटी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो एनटी को मैं फाइंड आउट कर लूंगा, यहां से n0 कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस h न्यू अपॉन kt प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2h न्यू अपॉन kt प्लस e रेज टू द पावर माइनस 3h न्यू अपॉन kt प्लस डॉट 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 डॉट। अब मेरे पास ये एक सीरीज बन गई साहब, ये वाली, इसको मैं लिख सकता हूं इफ लेट, यहां से मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं लेट e रेज टू पावर माइनस h न्यू अपॉन kt को यदि मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूं तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस, ये सीरीज बन जाएगी मेरे पास 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। e की पावर माइनस h न्यू अपॉन kt को मैंने x माना है, तो e की पावर माइनस के 2h न्यू अपॉन kt x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो ये दिस इज ए जीपी, और इसका एडिशन होगा 1 अपॉन 1 माइनस x, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x, मैंने माना है किसको, e की पावर माइनस h न्यू 1 अपॉन 1 माइनस x मैंने माना है किसको, 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस h न्यू अपॉन kt आ गया यहां से, दैट्स इट। तो मेरे पास आ गया nt इज इक्वल टू n0 और 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस h न्यू अपॉन kt। दिस इज इक्वेशन नंबर कितनी आ गई थी मेरी, इक्वेशन 2 आ गई थी, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरी। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट हो चुके हैं, अब मैं टोटल एनर्जी को फाइंड आउट कर लूंगा। तो टोटल एनर्जी को कैसे करूंगा फाइंड आउट, नाउ टोटल एनर्जी उसको मैं कहूंगा ET इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी को ET इज इक्वल टू n0 इंटू E0 प्लस n1 इंटू E1 प्लस n2 इंटू E2 प्लस n3 इंटू E3 प्लस डो 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 डो। मैंने ऐसा क्यों किया, तो टोटल एनर्जी मुझे चाहिए उन सारे पार्टिकल्स की, उन सारे एटम्स की टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल एनर्जी के लिए मैंने क्या किया, टोटल एनर्जी के लिए मैंने ऐसे एटम्स देखे जिनकी एनर्जी 0 है, E0, क्योंकि वो एनर्जी E0 होगी तो उससे उसे मल्टीप्लाई कर दिया उसके एटमों की संख्या को। फिर ऐसे एटम्स जिनकी एनर्जी E1 है उन्हें N1 से, ऐसे एटमों की संख्या N1 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे एटम्स जिनकी संख्या N2 है उसे E2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस तरीके से सबको जोड़ दिया मैंने। तो मेरे पास आ जाएगा n0 मैंने निकाला हुआ है, कितना है, n0 इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस h न्यू अपॉन kt इंटू 0, ये वाली चीज 0 इंटू E0 कितना होगा, E0 इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस 0 h न्यू अपॉन kt इंटू E0। अब E0 मैं कहां से लेके आऊं, E0 प्लांक का जो बेसिक फर्स्ट जंक्शन था उससे मैं कैलकुलेट करूंगा, और वो क्या था, वो था मेरे पास En इज इक्वल टू NH न्यू।
अब मुझे क्या चाहिए, E0, तो E0 में उस फॉर्मूले में रख लूंगा, तो 0 इंटू एच न्यू, और वो 0 ही होता है, प्लस N1, N1 मेरे पास वो निकला रखा, N0 e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इंटू E2, सॉरी E1, E1 मैं यहां से ले लूंगा, E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा 1 इंटू एच न्यू प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे सारे निकल जाएंगे मेरे पास। और सारों में मैं सेकंड भी लिख लेता हूं, सेकंड आएगा N2 है N0 e की पावर माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी इंटू, यह आ जाएगा मेरे पास 2 एच न्यू प्लस डॉट 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 डॉट। अब मेरे पास एक फिर से सीरीज बन जाएगी, नेक्स्ट मेरे पास सीरीज बन जाएगी। अब मेरे पास आ गया ET इजकल टू, ये है मेरे पास ET इजकल टू N0 इंटू E की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ये 1 हो जाएगा, E की पावर माइनस 0 होता है 1, तो ये तो 1 हो गया, तो मेरे पास बचा N0, और इसकी 0 में गुना हो गई क्योंकि एनर्जी कितनी है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा ये वाला N0 e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इंटू एच न्यू, तो ये आएगा मेरे पास N0 e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इंटू एच न्यू, N0 e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इंटू एच न्यू प्लस, उसके बाद आएगा मेरे पास N0 e की पावर माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी इंटू 2 एच न्यू प्लस, फिर आएगा मेरे पास N0 e की पावर माइनस 3 एच न्यू अपॉन के टी इंटू 3 एच न्यू प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरीके से एक सीरीज आती चली जाएगी मेरे पास, और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे पास कॉमन आ रहा है N0 e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इंटू एच न्यू, ये कॉमन आ गया मेरे पास, तो मुझे मिल जाएगा यहां से 1 प्लस, यहां से मुझे मिलेगा N0 कॉमन आ गया, e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी कॉमन आ गया, एच न्यू कॉमन आ गया, तो यहां से आएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस के एच न्यू अपॉन के टी प्लस, क्योंकि एच न्यू कॉमन आएगा 2 बचा वहां पे, तो वहां पे 2 बचेगा बस, तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहां से बचेगा 3 इंटू ई की पावर माइनस 2 एच न्यू अपॉन के टी प्लस डॉट 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 डॉट, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास N0 e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इंटू एच न्यू, थोड़ी देर के लिए लेट, मैं यहां मान लेता हूं लेट e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इजकल टू एक्स, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। और ये एक सीरीज बन गई फिर से जीपी, इसका ऐड होता है मेरे पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास बन जाएगा N0 e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इंटू एच न्यू, यहां से आएगा 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी का होल स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा उधर लिख देता हूं वरना ओवरलैपिंग हो जाएगी, फिर इसका एडिशन आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया सर इस तरीके से। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर, जरा देख लेता हूं पीछे कहां तक आ गई थी मेरी इक्वेशन 3, तो इक्वेशन आ जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 आ गई मेरे पास
ET निकल गया मेरे पास, NT निकल गया। अब मुझे एवरेज एनर्जी में इसकी वैल्यू पुटअप कर देनी है। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग इक्वेशन 4 and 3 in equation number 1. Putting equation 4 and 3 in equation 1, तो इक्वेशन 1 में जैसे ही मैं रखूंगा तो मुझे एवरेज एनर्जी मिल जाएगी। ई एवरेज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा, ई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास N0 e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख लेता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए इस बार। तो ई एवरेज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास N0 e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT इंटू एच न्यू और 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT का होल स्क्वायर अपॉन यह आ जाएगा N0 और वो है मेरे पास 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT, ये है मेरे पास। तो देखिए इस एक पावर से ये एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, N0 से N0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा E टोटल इज इक्वल टू, मेरे पास बचा E टोटल इज इक्वल टू, E टोटल इज इक्वल टू बचेगा मेरे पास एच न्यू और 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT इंटू ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT, ये बचा मेरे पास। अब इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर लूंगा, दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT को इधर रख लो, ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT इंटू एच न्यू अपॉन, इसमें से मैं जबरदस्ती इस वाले निचले वाली टर्म्स में से मैं थोड़ा सा फोर्सफुली कॉमन लेना चाह रहा हूं कुछ, इसमें से मैं फोर्सफुली कॉमन लूंगा ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT। तो जैसे ही मैं इसमें से ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT कॉमन ले लेता हूं तो टर्म मेरी बनेगी ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT इंटू एच न्यू, यहां ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT कॉमन ले लिया मैंने जबरदस्ती, तो इसमें 1 है, 1 में ई की पावर प्लस का एच न्यू अपॉन KT बच जाएगा, क्योंकि ई की पावर माइनस एच न्यू अपॉन KT और ई की पावर प्लस एच न्यू अपॉन KT 1 होता है, तो मैंने माइनस वाला कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा, तो इसमें बच जाएगा ई की पावर प्लस एच न्यू अपॉन KT और माइनस के 1, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास ET बचेगा टोटल एनर्जी, सॉरी एवरेज एनर्जी, चूंकि ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है तो मेरे पास एवरेज एनर्जी बचेगी, ये वाला जो फॉर्मूला चल रहा है ये एवरेज एनर्जी का चल रहा है, ई एवरेज, क्योंकि मैंने वैल्यू रख दी थी, ई एवरेज इज इक्वल टू मेरे पास आ गया एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन KT माइनस 1, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर। ये प्लांक्स ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला आ गया साहब, ये वाला। कई बार 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहता है प्लांक्स ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला बताइए आप, वो कह देगा आपसे कि प्लांक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी क्या होती है बताइए, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया साहब प्लांक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी का। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे
अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं एनर्जी डेंसिटी, तो मैं अब लिखूंगा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन in the frequency range nu to nu plus d nu, यानी कि न्यू से लगा करके न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी होगी, वो होगी मेरे पास, उसको मैं कहता हूं यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू, और ये न्यू सफिक्स में है यहां ये वाला, ये डी न्यू मीन्स उस इंटरवल में आप देख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी को, क्योंकि सारी एनर्जी डेंसिटी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप किसी इंटरवल में कैलकुलेट करोगे उसको। तो मैंने न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू इसको कैलकुलेट किया है, तो एनर्जी डेंसिटी यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर into number of oscillators in per unit volume। एवरेज मुझे चाहिए अब एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी को मैं फाइंड आउट करूंगा, एनर्जी डेंसिटी को मैं इस तरीके से फाइंड आउट कर लूंगा, मैं कह दूंगा कि मेरे पास जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, यानी कि जितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स होंगे और उन ऑसिलेटरों की जितनी एवरेज एनर्जी होगी उसे मल्टीप्लाई कर दूं तो एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगी। तो मेरे पास एवरेज एनर्जी मुझे पता है, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 इंटू नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो मेरे पास होते हैं वो मुझे फाइंड आउट नहीं करने, वो कैलकुलेट, इसका एक बड़ा डेरिवेशन है वो कैलकुलेट हुए हैं, तो उसका फॉर्मूला है 8 पाई एच, 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो मुझे टोटल नंबर ऑफ, इनको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल, मेरे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी, मुझे टोटल एनर्जी डेंसिटी का पता चल जाएगा। मिश्रा सर कम पड़ रही या नाउ टोटल एनर्जी डेंसिटी अब मैंने फाइंड आउट कर ली, तो मेरे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी है यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू, ये आई मेरे पास 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, which is Planck's radiation formula in terms of frequency। देखिए साहब 8 पाई एच न्यू क्यूब इंटू डी न्यू अपॉन सी क्यूब इंटू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, यही मैंने लिखा है, या दिस इज प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, दिस इज प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला in terms of energy density, sorry, in terms of frequency। क्योंकि इस फॉर्मूले में न्यू आ रहा है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, मैं इसको चाहूं तो इस फॉर्मूले को लैम्डा की टर्म्स में फाइंड आउट कर लूंगा, और हम हमेशा इसको लैम्डा की टर्म्स में ही फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ वी नो
न्यू इक्वल टू, मैं जानता हूं रेडिएशन के लिए होता है मेरे पास एक फॉर्मूला न्यू लैम्डा इक्वल टू सी, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, और डी न्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस के सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। कैसे? न्यू इक्वल टू है सी अपॉन लैम्डा, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इधर तो आएगा डी न्यू और इधर आएगा सी, कांस्टेंट है कांस्टेंट ही रहेगा, लैम्डा की पावर -1 का कर दो, तो -1 लैम्डा की पावर -2 डी लैम्डा आएगा, तो माइनस तो ये रहा और लैम्डा की पावर -2 वो नीचे चला जाएगा, मैंने लैम्डा स्क्वायर लिख दिया उसको, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, तो ये आ गया मेरे पास। और वी नो, हम जानते हैं वी नो कि यू न्यू डी न्यू जो होता है वो यू लैम्डा डी लैम्डा के बराबर होता है, यानी कि यदि मैं कहूं कि फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, तो ऐसा भी कह सकता हूं मैं कि वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, और ये दोनों बराबर होते हैं साहब, ये दोनों मैं इसका मोड ले सकता हूं, क्योंकि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी तो वेवलेंथ घटेगी, और यदि वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो एक दूसरे के इनवर्सली चलती है ये चीजें, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं यहां से लिख दूंगा इसको यू लैम्डा, यानी कि मैं जानता हूं यू न्यू डी न्यू इक्वल टू है यू लैम्डा डी लैम्डा के, तो यू लैम्डा डी लैम्डा मैं यहां लिख दूंगा, तो मैं लिख दिया यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू, इसकी जगह तो आ गई ये, ठीक है। अब इधर मैं जहां भी न्यू है इधर से न्यू को मैं यहां से हटा दूंगा और न्यू की जगह मैं लैम्डा लेके आऊंगा, तो जो टर्म कांस्टेंट है उन्हें लिख लो पहले 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब, चलो जी, उसके बाद न्यू क्यूब को मैं कह सकता हूं सी क्यूब अपॉन लैम्डा क्यूब, चलो जी, उसके बाद डी न्यू को मैं कह दूंगा सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा अपॉन ई की पावर माइनस ई की पावर एच न्यू, तो ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1, और चूंकि मैं यहां भी इस न्यू को यहां से भी हटाऊंगा, बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर गलती यही करते हैं, वो इस न्यू को यहां एज इट इज रखते हैं, तो ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है, सी क्यूब से सी क्यूब भी कट गया, तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, सॉरी, तो मेरे पास रिलेशन आया यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1, ये एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, दिस इज प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब इसके दो स्पेशल केस हैं, बहुत इजीली स्पेशल केस देख लीजिए बस, स्पेशल केस फॉर शॉर्ट वेवलेंथ, पहला है स्पेशल केस फॉर शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए कैसे डिस्कस करेंगे? शॉर्ट वेवलेंथ के लिए लैम्डा इज लेस देन 1 है, इसका मतलब लैम्डा छोटा है, लैम्डा 1 से छोटा है, तो मैं इस टर्म पर विचार करूं तो मेरे पास होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं एच सी अपॉन लैम्डा के टी में, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कम है, बहुत कम है, तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और जब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ये ई की पावर में है, ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी, ई की एक्सपोनेंशियल की पावर ज्यादा है तो वो 1 से और भी बहुत ज्यादा होगी, तो इज ग्रेटर देन 1, 10। इसको बड़ा इजीली समझिए, देखिए लैम्डा छोटा है 1 से, क्योंकि लैम्डा यहां डिनोमिनेटर में आया हुआ है नीचे, ये टर्म तो एक फिक्स वैल्यू देगा, ये टर्म एक फिक्स वैल्यू देगी, ये वाली टर्म एक फिक्स वैल्यू देगी,
लेकिन एक्सपोनेंशियल जो है, एक्सपोनेंशियल बड़ी तेजी से या तो डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है। तो एक्सपोनेंशियल पर विचार करते हैं, चूंकि एक्सपोनेंशियल में भी लैम्डा आया हुआ है, तो जैसे ही एच सी अपॉन लैम्डा के टी को मैं कंसीडर करूंगा तो लैम्डा यहां नीचे है डिनोमिनेटर में, लैम्डा की वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी एक से, बहुत बढ़िया। और फिर ई की पावर में है ये, तो एक्सपोनेंशियल में तो पावर और बढ़ जाती है, तो वो एक से और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब 10 मैं कह सकता हूं ई रेज टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी इज ग्रेटर देन 1 मैंने कह दिया। सो 1 कैन बी नेग्लेक्टेड, इसीलिए हम 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन से। तो मेरे पास आएगा u लैम्डा डी लैम्डा इजकल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी। दिस इज एंड दिस इज वीन्स लॉ। ये वो वाला वीन्स लॉ नहीं है जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था, वो वाला नहीं है, ये सिंपल वीन्स लॉ है। यानी कि वीन्स ने भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसने वेव नेचर कंसीडर करके किया था रेडिएशन की, तो उसका जो फॉर्मूला आया था वो यही फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूला है। लेकिन ये केवल और केवल शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ही प्रूफ होता है, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ही सेटिस्फाई होता है, ये लॉन्ग वेवलेंथ के लिए नहीं। तो पहला स्पेशल केस मैंने कंसीडर कर दिया। दूसरा केस नंबर सेकंड, फॉर लॉन्ग वेवलेंथ। लॉन्ग वेवलेंथ के लिए इसका मतलब है लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 है, तो मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब साफ है कि एच सी अपॉन लैम्डा के टी, क्योंकि नीचे बड़ी क्वांटिटी है तो इस क्वांटिटी की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। इसका मतलब है ये ई की पावर में है, ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी, ये 1 से छोटा होगा साहब। अब इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, इसको क्या करूंगा, मैं जानता हूं ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस वहन x इज वेरी स्मॉल, x जब बहुत छोटा होता है तो x को e की पावर x को मैं ऐसे एक्सपेंड करता हूं साहब, और यहां x मान लेता हूं मैं इसको, तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है एक के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको इस तरीके से क्या करूंगा, मैं इसको इस तरीके से एक्सपेंड करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस दो। अब मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं कह सकता हूं, मैं जो मेरा एक्सप्रेशन था उसमें मैं वैल्यू रख सकता हूं उसकी। नाउ यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू, मेरे पास एक्सप्रेशन था 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी की जगह मैं ये वैल्यू रखूंगा, तो 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी प्लस दो माइनस 1 लास्ट में था। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां से नेग्लेक्ट कर दूंगा जी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि लैम्डा बहुत बड़ी क्वांटिटी है बच्चों, तो लैम्डा जब बड़ी क्वांटिटी है तो नीचे लैम्डा स्क्वायर है, क्योंकि इस टर्म का पूरे का स्क्वायर होगा, तो नीचे और भी बड़ी क्वांटिटी आएगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू और भी ज्यादा छोटी आएगी, इसलिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं, छोड़ देता हूं। तो मेरे पास यहां 1 से 1 कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, बल्कि मैं इसको यहां लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा के टी। इस तरीके से ये एच सी अपॉन लैम्डा के टी बच गया यहां से बस,
और इसको मैं क्या करूंगा, HC से HC को काट दूंगा और लैम्डा KT ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा की पावर ऊपर 1 हो जाएगी, नीचे 5 है 5 है, तो वहां से एक पावर कट जाएगी, तो लैम्डा की पावर 4 रह जाएगी नीचे। तो मेरे पास रिलेशन जो आएगा वो आएगा अब 8 पाई KT अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। दिस इज रेले-जीन्स लॉ। रेले-जीन्स, दिस इज रेले-जीन्स लॉ। यहां जाकर के आपका प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला कंप्लीट होता है। आप ये मत सोचिए बच्चों कि आपने इतना कर दिया तो आपका प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला हो गया, नहीं। यदि वो 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप यहां पर उसको ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। यदि वो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहे कि उसे वेवलेंथ की टर्म्स में चाहिए, तो पहले आप इसको इसमें लिख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर उसको आप वेवलेंथ में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आप उसको इसमें लिख लीजिए, सॉरी इसमें, ये रहा प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। लेकिन यह क्वेश्चन खत्म यह नहीं होता, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ दोनों के लिए ही क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, और हमें बताना पड़ेगा कि शॉर्ट वेवलेंथ पर ये वीन्स लॉ में कन्वर्ट होता है और लॉन्ग वेवलेंथ में ये कहां कन्वर्ट होता है, रेले-जीन्स लॉ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।